अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द टूल बॉक्स टॉक में शरीफुल्लाह मोहम्मद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान शान हैदर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं शान हैदर का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। शान हैदर मेरे साथ बीकन हाउस में कुलीग रहे हैं, नेशनल कॉलेज में लेक्चरर हैं, उसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से बीकन हाउस में उनकी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं इस हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमेटीज का हिस्सा रहे हैं और उनके पास एक एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है कि जो मैं समझता हूँ आजकल स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शान की तरफ जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ। एक अफ्रीकी कहावत है कि देयर इज अ होल विलेज रिक्वायर्ड टू रेज अ चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि किसी बच्चे की परवरिश या नशोनुमा किसी एक शख्स का काम नहीं है। वो पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, नेबरहुड लेवल पे, स्टेट लेवल पे हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। इसके साथ साथ 1985 में डॉक्टर विंसन ने एक ओबेसिटी क्लिनिक में, जहां पे वो जो जिन बच्चों का और जिन लड़कों का और जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनका इलाज किया करते थे, 85 में उनके पास एक अजीब और गरीब फिनोमेना उनको नजर आया कि उनके क्लिनिक में वो तमाम लोग जिनके वजन में नुमाया कमी होने लगती थी, वो उनका जो प्रोग्राम है वो ड्रॉप आउट कर जाते थे। तो वो खुद हैरान हुए कि ऐसी क्या बात है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मामलात में उनका वजन भी कम हो रहा है और दीगर चीजें भी बेहतर जा रही हैं। तो ऐसा क्यों है कि तकरीबन 70% जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो उनका क्लिनिक छोड़ जाते हैं। जो लोग अमेरिकन डेमोग्राफिक से वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि अमेरिका में बढ़ा हुआ वजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझा जाता है। तो जब इस मामले को उन्होंने डिग आउट किया तो उनको काफी साल लगे उस रीजन तक पहुंचने में कि जो इसके पीछे पोशीदा था। 1995 और 97 के बीच में उन्होंने कोई 18,000 डिफरेंट जो अपने क्लाइंट्स थे उनका डाटा वेरीफाई किया, उनको क्वेश्चनर के जरिए उनका डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म का फिनोमेना दरियाफ्त किया जो बाद में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के नाम से पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी रिसर्च कहलाई। और उसके नतीजे में ये इस्टेब्लिश हुआ कि वो तमाम बच्चे जिनके साथ बचपन में किसी भी किस्म का निगलेक्ट, अब्यूज या कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके जिंदगी का हिस्सा होता है, वो तमाम बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें जराइम की तरफ उनका रुझान, उनकी खुदकुशी के हवाले से उनकी जो एक रवैया है, इसी तरीके से अल्कोहलिज्म, वहां पे दीगर और भी बहुत सारी चीजें, अल्कोहलिज्म, इंजेक्ट करना, ये 12 टू 18 टाइम्स हायर रहता है। तो एक अजीब व गरीब चीज जो इस्टेब्लिश हुई और अब उसके बारे में सीडीसी बाकायदा इस मामले को डील कर रहा है कि ऐसे लोगों को किस तरह से ज्यादा उनकी मदद की जाए ताकि उनका जो एक डैमेज है पर्सनैलिटी का उसको कम से कम रखा जाए। मैं मजीद बात करने के लिए अपने मेहमान शान हैदर की तरफ जाता हूँ। शान हैदर मेरे बहुत शानदार कुलीग रहे हैं और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमने बीकन हाउस में साथ गुजारा और मैं समझता हूँ कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स अपने घरों में मौजूद हैं, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम इस हवाले से कुछ बेहतर तरीके से कोई बेहतर अप्रोच अपनाकर अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर एनवायरनमेंट छोड़कर जाएं। शान हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा आप हाईलाइट दे दें जो आपका एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है ताकि हमारे हाजरीन आप के बारे में जरा जान सकें। शान हैदर। अस्सलाम वालेकुम शरीफुल्लाह भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में जो है वो लाइव आके कुछ अपना नॉलेज जो है वो शेयर करने का मौका दिया। आपने अपने जो है वो तारुफ में एक बात की कि जिन बच्चों के साथ कोई बचपन में एक चीज़, कोई अब्यूज़ हो जाता है या कोई और चीज़ जो है वो हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी पे उसके बड़े मुज़र असरात। अगर हम इसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज़ कहलाती है चाइल्डहुड बॉन्डिंग। चाइल्डहुड बॉन्डिंग आपके पास जो है वो पूरी जिंदगी, चाहे आपकी 40 साल उम्र हो, 50 साल हो, 70 साल हो, 80 साल, 40 जिस एज में भी आप हैं, ये चाइल्डहुड बॉन्डिंग आपके साथ साथ जो है वो ट्रेवल करती है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं चाइल्ड, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन। जो आपकी फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाफ पे आप अपना पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो अपना कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स। हम बेसिकली एज अ पेरेंट क्या करते हैं कि हम कबूतर की तरह जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि जब हम बिल्ली को नहीं देख रहे तो शायद बिल्ली भी हमें नहीं देख रही। आपने जर्नल जो है वो पेरेंटिंग में देखा होगा कि हम कुछ इश्यूज पे बात करते हुए घबराते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारा जो बैरियर है पेरेंट का और बच्चे का वो टूट जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। हमें इस मुल्क में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए खुसूसन इस बात को जो है वो श्योर कराना होगा कि जो इश्यूज, देखें जब आप अब्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक टाइप का अब्यूज नहीं है। आपके पास सोशल अब्यूज भी है, आपके पास फिजिकल अब्यूज भी है, आपके पास इमोशनल अब्यूज भी है, आपके पास सेक्सुअल अब्यूज भी है। और अब्यूज किसी भी किस्म का हो, ये आपका चाइल्डहुड बॉन्डिंग में जाएगा। रिसर्च ये कहती है कि हमें खतरा, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटेक्शन किससे चाहिए। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन क्या हमें सिर्फ बैरूनी अवामिल से चाहिए या अंदरूनी अवामिल से भी दरकार है। रिसर्च कहती है कि अगर आपके पास 100 केसेस हैं तो उसमें से तकरीबन 60 to 65 केसेस आपके जो क्लोज सर्कल है उसमें आपके साथ जो है वो अब्यूज किया जाता है। अब वो क्लोज सर्कल कौन है? वो क्लोज सर्कल आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो क्लोज सर्कल्स आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास काउंसलिंग में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो आपको सुन के शायद हैरत हो कि चचा, ताया, मामू, ये तो मैं मेल मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप उसको रिवर्स एंगल पे देखें तो खाला, फुप्पो, कजिन, ये सारे वो रिश्ते हैं कि जिसको हम बहैसियत पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं, नहीं चाचू ऐसा नहीं कर सकते, नहीं पप्पो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं खाला ऐसा नहीं कर सकती। हम बच्चे की बात सुनने पे तैयार ही नहीं हो सकते। दूसरा ड्रॉबैक, नहीं भाई वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आपने अपने बच्चे को लिया और दोस्त के यहाँ जो है वो छोड़ दिया। क्या आप ये समझते हैं कि वो बच्चा वहां पर जो है वो महफूज है? उस अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई अब्यूज होता है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी आपने डैमेज कर दी। दूसरी बात ये कि हम किसी चीज के आने से पहले हम प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखते, हम वेट करते हैं कि कुछ सानेहा हो जाए इसके बाद हम एक्ट करें। आप यकीन करें, आपसे पहले भी जो है वो मेरी इस टॉपिक पे काफी बात रही है। हमारे यहाँ ड्राइविंग के लिए जो है वो लाइसेंस इश्यू होते हैं, हमारे यहाँ जो है वो फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए जो है वो लाइसेंस इश्यू होते हैं, हमारे यहाँ दूसरे काम करने के लिए जो है वो लाइसेंस इश्यू होते हैं। आप यकीन करें, ये जितना यानी मोतबर रिश्ता जिसको कलाम पाक में जो है वो बयान किया गया, जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, यानी जब आप माँ बनने जा रहे हैं, जब आप बाप बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आप पेरेंट बनने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं पेरेंटिंग के लिए जो है वो सबसे पहले लाइसेंस इश्यू कराऊं, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि पेरेंटिंग कितना बड़ा रोल है। हम अपनी जो है वो बहुत सी चीजों को नेग्लेक्ट करके उस मासूम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं जिसका हमें जो है वो अंदाजा ही नहीं होता। आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर आप जो है वो तकलीफ में हैं, आपकी माशाल्लाह जो है वो अगर 35-40 ईयर्स एज है तो आप उसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि जो है वो स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है। उसको तो मालूम ही नहीं है कि जिस कर्व से वो गुजर रहा है उसको की हैंडलिंग है क्या। उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो डैमेज हो जाती है।
लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को जो है वो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि भाई ये बच्चा जो है वो फला के यहाँ जाने पे तैयार नहीं है, फला के यहाँ जाने पे तैयार नहीं। जब हम 1 to 1 उनसे बात करते हैं तो पेरेंट को अलग करके सबसे पहले ये है कि आप बच्चे का एतमाद जीतें, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं। अगर बच्चा आप पे ट्रस्ट कर लेगा, उसकी सारी चीजों को आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, तो जाके वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलना शुरू होगा। जब वो खुलेगा, एक बच्चा मेरे पास जो है वो तकरीबन 12 या 13 साल का था, बात ही नहीं करता था किसी से। पेरेंट थक गए कि भाई ये कुछ बोल ले। आप यकीन करें, मुझे तकरीबन 3.5 महीने लगे उस बच्चे के साथ। जब वो बच्चा मुझ पे ट्रस्ट करने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो किस कर्व में गुजर रहा है। वहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, जो उसके बड़े कजन्स थे वो उसको अब्यूज कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं ये खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बेतहाशा फवायद हैं और कहीं कहीं कोई ना कोई जो है वो उसके नुकसानात भी होंगे यकीनन, लेकिन हमें बीइंग अ पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए। बुनियादी तौर पे ये मौजू इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का है कि अमूमन हमारे यहाँ चूंकि इससे एक कीवर्ड सेक्सुअल अब्यूज जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बात इंतहाई अहम है कि जब हम इस मौजू पे बात करने लगते हैं तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका, चूंकि हमारा ताल्लुक एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से है, तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि चूंकि ये हमारी नॉर्म्स के खिलाफ है, इसी वजह से हमें इस मामले में बात ही नहीं करनी चाहिए। पहली बात ये है कि बच्चा उसकी जज्बाती या उसकी फिजिकल या उसकी नॉन फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है वो सबसे कीमती होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके हवाले से माँ बाप को बहुत अलर्ट होना चाहिए। इसीलिए जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात आए तो उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज के गिर्द ही नहीं घुमाना चाहिए। इस तरह के हालात भी हो सकते हैं कि जिसको मैं कहता हूं फैमिली डिस्फंक्शन, कि घर में कुछ ऐसे मसाइल हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से उस घर का माहौल बच्चे के लिए कंड्यूसिव ना हो। तो उस हवाले से भी हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हम उन मसाइल को दूर करने की कोशिश करें। इस तरफ आने से पहले मैं चाहता हूं कि शान हैदर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें कि अमूमन जब बच्चा अपनी माँ को ये बताता है कि मेरे साथ कोई हार्म या कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो 90% बच्चे ये बात अपनी माँ या अपने बाप को कन्वे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो इस तरह से बना हुआ है कि हम इस मामले में बहुत सारे बैरियर्स का सामना करते रहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना है कि माँ बाप के लिए क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं कि जिससे ये पता चले कि बच्चा अगर माँ को ऑफिशियली ना भी बताए तो ऐसी क्या चीजें हैं बच्चे की पर्सनैलिटी में कि माँ और बाप को ये अंदाजा हो कि बच्चे के साथ कोई अनवांटेड चीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शरीफुल्लाह साहब, ये आपकी नजर बच्चे की तमाम हरकत पे होनी चाहिए। आपको कोई भी एक बहुत ही छोटी सी अगर अनयूजुअल बात बच्चे में नजर आ रही है तो आपको फौरी तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल खामोश हो गया है, हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको कोई और इशू देके उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो छोटी छोटे इश्यूज हैं, अगर हम उनकी डेप्थ में देखें तो कोई अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा सानेहा उसके पीछे जो है वो कार फरमा हो सकता है। आपको मैं एक और एग्जांपल शेयर करूं। एक 8 साल की बच्ची थी, टीचर ने उसको कहा कि जाके जो है वो बैठ जाओ। जब वो अपनी सीट पे बैठी तो जो बैक साइड होती है जिस पे आप अपनी जो है वो कमर लगाते हो, वो बच्ची उस पे कमर नहीं टिका पा रही। टीचर बहुत ज्यादा विजिलेंट थी। मेरा ख्याल है कि आधे पौन घंटे के बाद उसने उस बच्ची को बाहर बुलाया और जब उसकी शर्ट जो है वो हटा के देखी गई तो उस पे नील पड़े।
अब आप अंदाजा लगाइए कि वो 8 साल की बच्ची किस तरीके से जो है वो उसको फेस कर रही होगी, किस तरीके से उसको टॉलरेट कर रही होगी। घर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो वालदा का होता है। जब हम बच्ची की बात करते हैं, हम लड़कियों की जब हम बात करते हैं तो वो वालदा से ज़्यादा करीब होती हैं। जब हम लड़के की बात करते हैं तो नॉर्मली बड़े भाई से या वालिद से ज़्यादा करीब होती हैं। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो लड़की के साथ अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो माँ अपने आप को इतना करीब रखती है उससे कि वो किसी भी हैसियत में जाके ढके छुपे अल्फाज में चाहे लेकिन उनको बिल्कुल कन्वे कर देती है। अनफॉर्चुनेटली अगर लड़के के साथ कोई ऐसी चीज होती है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस्ड होता है और अपने वालिद से या बड़े भाई से जो है वो बात करते हुए झिझकता है। तो मेरी सब पेरेंट्स से, बड़े भाइयों से, स्पेशली वालिद से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पे जो है वो बेशक बहुत अच्छी नजर रखें लेकिन उसको इतना करीब अपने आप से जरूर करें कि कोई भी अगर जो है वो उसके साथ छोटा मोटा किसी भी नौयत का जो है वो वाक्य होता है वो आपको आके बिल्कुल फ्रेंडली वे में बता दें और खुदारा उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस दें आप। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम बच्चा वो स्टोरी के तौर पे सुना रहा होता है तो हमारा आधा ध्यान जो है वो अपने कामों में होता है, हम आधी बात उसकी जो है वो सुन ही नहीं रहे। ये सबसे ज्यादा यानी एक चीज हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। जब आप अपने बच्चे के साथ हैं तो खुदारा सारे काम छोड़ दीजिए, आप उसकी बात इतनी ही तवज्जो से सुनिए जितनी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात जो है वो उतनी तवज्जो से, अच्छा, बेशक मैं वो इसमें स्टोरी बना रहा है। जी शान हैदर, मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा। अमूमन जब हम बात करते हैं कि जब बच्चे के साथ किसी भी किस्म का कोई मिसहैप होने वाला होता है या हो रहा होता है, तो उस दौरान कुछ इंडिकेशन में मेरे अपनी एक दोस्त के घर का मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ कि उनके घर में उनके जो बड़े कज़न थे, उनका आना-जाना लगा रहता था। एक मखसूस वक़्त के बाद उनकी माँ ने ये महसूस किया कि जब भी ये बड़ा कज़न उनके घर आता है, तो ये बच्ची उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, अगर आप इसको अमूमन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने कज़न को या मामू को या चचा को या किसी फ्रेंड को आप सलाम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बच्चे को प्रेस कर रहे होते हैं कि आप इसको सलाम करो, वो ईज़ी महसूस नहीं करता। साथ-साथ में बच्चे का खामोश हो जाना एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, उसके रवैये का सडनली चेंज हो जाना। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझे अपनी मोस्ट फेवरेट इंडिविजुअल के नाम लिस्ट कर दें, तो वो हमेशा टॉप पे वो नाम लिखेगा कि जो जिसके पास ये वक्त गुजारना चाहता हो, और उस लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं होंगे जिससे बच्चे को कोई खौफ लाहक है। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि माँ अगर ये पता करना चाहे कि मेरे इतने क्लोज लोग हैं लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनके मुतालिक अलर्ट रहे। क्योंकि जब आप इसको प्रॉब्लम समझेंगे, मेंटली रेडी रहेंगे, तो आप बेहतर तरीके से इस मामले को हिंट आउट कर सकेंगे, इसको महसूस कर सकेंगे। देखिए, पहली बात आपने की इंडिकेशंस की, वो जो लिस्ट बनाने की आपने बात की वो बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि यानी 5 साल, 7 साल, 6 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो कोई बहुत अच्छी जो है वो आपके सामने एक लिस्ट बना देगा। ये बहैसियत पेरेंट आपकी खुद ज़िम्मेदारी बनेगी कि आप उस पे एक बहुत क्लोज वॉच रखें। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि कोई भी छोटी सी चेंज जो आती है ना बच्चे में, उस चेंज से पहले सबसे पहले आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये दुनिया की एक तल्ख हकीकत है जिससे अभी तक हमारी सोसाइटी में हम बात करने से गुरेजा हैं। सबसे पहले तो हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को जो है वो ट्रेंड करना चाहिए, इस तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कि इन चीज़ों से वो बच सकें। हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई सानेहा हो जाए उसके बाद हम वावेला मचाएं, वो बेकार है। जब आपका एक सानेहा हो गया, जब आपका एक लॉस हो गया, तो ये वो लॉस है जो इररिकवरेबल लॉस है। दूसरी आपने जो बात बताई, बात मुझसे कहा कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। जब आपका बच्चा घर आ रहा है
एक सर्टन एज तक आप उसकी पूरी बॉडी जो है वो चेक करें। आप उसका यूनिफॉर्म, आप उसका जो ड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक करें। और जिस वक्त वो बच्चा घर में एंटर हो रहा है उसके एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसको आप बहुत माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से जो है वो आपके साथ बिहेव कर रहा है। ये चंद पॉइंट अगर आप जो है वो अपनी हैबिट बना लें कि जब आपका बच्चा आया डेली वो किस तरीके से बिहेव करता है, एक दिन जो है वो जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, आपको फौरन जो है वो कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि आज कोई चीज जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अब जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव चेंज ही हो, मे बी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, मे बी कोई और जो है वो सोच उसको परेशान कर रही हो, लेकिन आपको फौरी तौर पे अलर्ट हो जाना। आप उसके बिहेवियर को जो है वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप, जैसे मैंने कहा कि एक सर्टेन एज तक जो है वो माँ जो है वो बच्चों के साथ बहुत क्लोज होती है, तो प्लीज उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर चेक करें आप। उस पर कोई जो है वो आपको किसी किस्म का जो है वो, अगर अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ जो है वो नज़र आती है तो फौरन इन्वेस्टिगेट करें कि ये कैसे होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप उसका जो लाइफ स्टाइल है उसको अपने अकॉर्डिंग बनाएं। अपने अकॉर्डिंग बनाने का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस तरीके से लाइफ गुजारे, उसको इनिशियली जो है वो उस पैटर्न पे लाने की कोशिश करें। आपने उमूमन देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि बच्चा जो है वो देर से उठने की आदत है, ठीक है, कोई इशू नहीं। जिस वक्त वो उठ रहा है, आपने अभी फरमाया कि जो है वो हम फोर्स करते हैं बच्चे को कि जाके जो है वो फलां को सलाम करो, फलां से जो है वो मिलो। इसमें मैं और एडिशन कर दूं, अगर मेरी किसी बात से आपको जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ हो तो प्लीज़ उस पर जो है वो बताइएगा। मैं थोड़ा सा ब्लंट हो जाता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमारे यहाँ उमूमन जो है वो बच्चे को मुंह से प्यार करने की आदत है। छोटा बच्चा जैसे ही जो है वो रूम में एंटर होगा, हर आदमी की कोशिश होगी कि वो गोद में बिठाए और उसको जो है वो मुंह से प्यार करे। उमूमन जो है वो मुंह इधर उधर चीक्स पे प्यार करने के अलावा लिप्स पे भी प्यार किया जाता है। खुदारा इस चीज को जो है वो कंट्रोल करें। ये चीज वो, अब हम उस सोसाइटी में जो है वो, हम किसी जमाने में वेस्टर्न कल्चर को जो है वो ब्लेम करते थे कि यहाँ वो चीजें बेतहाशा जो है वो खराबी की तरफ चली गई। मैं आज आपको जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को विटनेस करता हूँ कि अब हमारी सोसाइटी में भी जो है वो ये चीज़ें बेतहाशा सराहियत कर चुकी हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक सराहियत कर चुकी है। जब आप एक फैमिली इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसके जहन में क्या चल रहा है, वो जो उसे प्यार कर रहा है उसकी इंटेंशंस क्या है। स्टार्टिंग में आपने बात की कि बैड टच और गुड टच, एक सर्टेन स्टेज आती है जब बच्चा वो बैड टच और गुड टच फील करना शुरू करता है। रिसर्च तो ये कहती है कि जिस वक्त जो है वो बर्थ होती है, बर्थ के जो है वो चंद घंटे के बाद जो है वो बैड टच और गुड टच जो है वो फील करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए उसको एक टाइम फ्रेम चाहिए, जो 4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है। वो ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है, आपके फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपके जो है वो फैमिली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके जो बच्चे की ग्रोथ लेवल है उस पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैड टच और गुड टच में जो है वो ये फील करेगा। आपको चाहिए कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें कि नहीं, बहुत से रिलेटिव्स को जो है वो बुरा लगेगा कि आप बच्चे को जो है वो गोद में लेने से जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन गोद में बिठाना मेरी नज़र में जो है वो एक सर्टेन स्टेज पे ठीक नहीं है। प्यार करना है आपको, बस आप आराम से जो है वो प्यार करें, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनका हम ख्याल रखेंगे तो हम एक किसी बड़े सानहे से जो है वो बच्चे को भी बचा पाएंगे और अपनी पूरी फैमिली, पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो सेव कर पाएंगे। अभी तक जो हमने बात की है वो घर की चार दीवारी के अंदर, ये एक सोशल जो हमारा एक फैमिली सेटअप है उसके अंदर रह के बात की है। एब्डक्शन एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत तेजी के साथ इसका ये जो इसका ग्राफ है वो बढ़ रहा है कि छोटे बच्चों को अगवा किया जाना या दीगर जो हम आए दिन अपने अखबारात में और सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, तो बच्चा एक बहुत बड़े रिस्क का शिकार है। हम थोड़ा सा घर से बाहर जाते हैं,
हम किस अंदाज से बच्चे को ट्रेन करें, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, हमें खुद किन नॉर्म्स पे, किन एबीसी पे अमल करना चाहिए, हमें बच्चे को एक सर्टेन एज तक क्या सिखाना चाहिए कि बच्चा कम से कम खतरे से दो चार हो। स्पेशली जैसे अगर मैं आपको बात करूं, एक जस्ट नोवाइस पेरेंट, वो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हमेशा वहां से गुजरना जहां पे लोग हों, हमेशा उस गली से गुजरना कि जहां पे लाइट्स ऑन हो, बहुत ज्यादा हो, किसी तारीख गली से नहीं गुजरना। घर से बाहर जब बच्चा जाए, छोटा बच्चा हो, तो वो क्या एबीसीज हैं कि जो माँ को जिनका ख्याल रखना चाहिए, और एक बच्चा जो घर से बाहर जा रहा है उसको हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए कि वो खतरे को मिनिमाइज कर सके। इसमें सबसे पहली चीज़ तो अगर हम सिर्फ बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जितने जिम्मेदार हम पेरेंट्स को कर रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल स्टाफ भी उतना ही उसका जिम्मेदार है। मैं आता हूँ इस सवाल की तरफ, एक छोटा सा पॉइंट पहले मैं क्लियर कर दूं। जब हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, हमारे पास अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा खराब है। हमें चाहिए कि जब हम इंटरव्यू के लिए बिठाएं तो उसमें हमारे पास साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो है वो उस पैनल में शरीक, ताकि हम जिसको हायर कर रहे हैं उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करके फिर हम हायर करें। दूसरी बात, जब आपने बात की कि बच्चा बाहर जा रहा है और हम बच्चे को कैसे ट्रेन करें, आपने एक बहुत अच्छी जो है वो पॉइंट रेज की कि हम बच्चे को अमूमन गाइड करते हैं कि बेटा ऐसी जगह से जाना जहाँ पे जो है वो लोग हों, थोड़ा सा जो है वो आमदोरफ्त हो, ताकि जो है वो आप भी सेफ रहो और कोई उस सुनसान चीज़ का जो है वो फ़ायदा ना हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये शरीफुल्लाह साहब कि जो आदमी गलत इंटेंशंस रखता है वो अंदर से बुज़दिल हो। आप बिलीव मी कि कोई भी गलत काम करने वाला चाहे कितना भी अपने आप को बहादुर तसव्वुर कर रहा हो, वो अंदर से बुनियादी तौर पे जो है वो कमज़ोर है। आप बच्चे को ये गाइड करें कि अगर आप कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो खतरा महसूस करते हैं तो आप अपनी वॉइस जो है वो लाउड करना शुरू करें। मैंने उमूमन बच्चों को गाइड किया है कि जब कभी भी आप किसी ऐसे सिनेरियो में फील करें अपने आप को कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप रोना शुरू कर दें, आप जोर जोर से जो है वो चीखना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि जो सामने वाला गलत इंटेंशंस लेकर आपके सामने आ रहा है वो फौरी तौर पे जो है वो वहां से बैक ऑफ करेगा। ये बहुत ही एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जिससे हम अपने बच्चों को जो है वो सेव कर सकते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट, जब आप पिक एंड ड्रॉप की बात करते हैं तो हमारा बच्चा जो है वो जब स्कूल जाता है तो हम ये मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमने एक बहुत अच्छी सी लग्जरी गाड़ी जो है वो बच्चे को लेकर दी हुई है और उसकी खिदमत के लिए जो है वो एक ड्राइवर हायर किया है। आपको क्या मालूम कि वो ड्राइवर जो है वो किस नेचर का है? आपको क्या मालूम कि जो है वो ड्राइवर के जहन में अल्लाह ना करे कि किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे जो है वो उसके दिल में बेईमानी आ सकती है। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली फैमिली मेंबर का घर से स्कूल और स्कूल से घर तक का जो है वो रास्ता किसी ना किसी बड़े फैमिली मेंबर का गाड़ी में होना बहुत जरूरी है। मैं अमूमन जो है वो पेरेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि जब आप, जरूरी नहीं है कि आप एडल्ट के साथ जो है वो जाएं, आपका बच्चा छोटा है आपको उसके साथ भी जाना है। हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत छोटा बच्चा है, मॉन्टेसरी का है, चलो भेज दो बच्चे, ड्राइवर के साथ भेज दो। हम कब आप ख्याल करते हैं जब लड़कियां जो है वो 13, 14, 15 एडल्ट एज में आ जाती हैं, तब हम थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस होते हैं। नहीं, उस वक्त तो वो खुद भी माशाल्लाह जो है वो ज़हनी तौर पे काफी कॉन्शियस हो चुकी होती हैं। उस वक्त से पहले का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है, और नॉट ओनली फॉर बॉयज, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज एज वेल। दोनों को जो है वो बिल्कुल यकसा हैसियत में जो है वो डील करने की जरूरत है। हम ड्राइवर्स पे, हम जो है वो वैन ड्राइवर्स पे, हम दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। यकीनन हमारा सोसाइटी का कुछ डायलेमास है कि हम इस ट्रस्ट के बगैर जो है वो सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर आदमी जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिस हद तक भी आप मैक्सिमम बच्चे के साथ जो है वो जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए।
what is the classification of bullying in child abuse? बुलिंग, ओह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुलिंग तो आपकी लाइफ जो है वो पूरी जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हिला के रख देती है। आप बुलिंग को जो है वो हमारे यहाँ नॉर्मली जो है वो तफरी समझा जाता है। मेरा बेतहाशा जो है वो काम है बुलिंग पे। हम इसमें जब हम कैटेगराइज करते हैं तो एक विक्टिम है, एक जो है वो आपका प्लेयर है, और एक जो है वो स्पेक्टेटर है। नॉर्मली जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा होता है? विक्टिम का हो रहा होता है। आपने उमूमन देखा होगा कि 4 6 8 लड़के जो है वो ग्रुप बना के एक बहुत ही जो है वो बेचारा मासूम सा बच्चा उसको जो है वो बुली कर रहे हो। अब जब आप उसको बुली कर रहे होते हैं तो आप तो उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, आपके नजदीक वो एक तफरी है, लेकिन उसके लिए वो उस दिन का सबसे खराब तरीन वक्त है, और वो उसकी पर्सनालिटी पे जितने नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आपको उसका अंदाजा ही नहीं। आपने शायद एक मूवी भी देखी हो कि जिसमें जो है वो पूरा जो है वो ये बुलिंग पे जो है वो उन्होंने उसको फोकस किया है, और एट द एंड जो है वो उसको दिखाया है कि बच्चा जब एक जवान हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। आपके पास जो सुसाइडल केसेस होते हैं अगर आप वो हिस्ट्री देखें तो दे आर द विक्टिम्स बेसिकली। वो किसी न किसी स्टेज पे जो है वो अपनी चाइल्डहुड में विक्टिम्स होते हैं, और वो विक्टिम इतना उन्हें तकलीफ दे रहा होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने बात की चाइल्डहुड वुंडिंग की, वो जो वुंड होता है हमारा, वो जो जख्म होता है ना बचपन का, चिरिकुलर साहब, वो कभी नहीं भर पाता। कोई भी नो ऐसा डाउट। सिनेरियो हमारे सामने आता है और हमारा वो जख्म जो है वो हरा हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि हम उस पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और हम सुसाइड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। हमें अपने अच्छा। बच्चों को, जब आप बुलिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा, ये तो खैर यानी एक जर्नल उसमें हम बात कर रहे हैं, वरना ये सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की है। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे बेतहाशा जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको बुलिंग को जो है वो कंट्रोल करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कैरियर काउंसलर्स हैं, हमारे यहाँ टीचर्स हैं, हमारे यहाँ जो है वो पेरेंट्स हैं, हमारे यहाँ इमोशनल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब कुछ बड़े सेटअप्स ने जो है वो इमोशनल काउंसलर्स जो है वो हायर करना शुरू किए हैं, वो भी बहुत ही एक लिमिटेड लेवल पे। बुलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास जो है वो इस तरह के काउंसलर्स होने चाहिए जो हर क्लास में जाके इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स में भी बुलिंग की इंपॉर्टेंस को और उसके डीमेरिट्स को जो है वो बयान करें, ताकि वो लड़के वो लड़कियां जो 4 6 8 का ग्रुप बना के किसी एक कमजोर को जो है वो विक्टिम करते हैं, जो उसको निशाना बनाते हैं, उससे उसको जो है वो बाहर ले जाया जा सकता। दूसरा जो आपका यानी एक बुली कर रहा है, एक बुली हो रहा है, दोनों में, और जब वो तीसरा उसको देख रहा है वो भी उसका उतना ही जिम्मेदार है जितना बुली करने वाला। तो हमें उस तीसरे को भी ट्रेन करना है, वो जो स्पेक्टेटर है हमें उसको भी ट्रेन करना है कि आपका रोल क्या होना चाहिए इसमें। इसको हम बाई स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, ये बुलिंग असल में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मौजू है और इटसेल्फ ये ऐसी चीज है कि जिसपे घंटों बहस की जा सकती है। इवन के ऐसी चीजें हैं कि जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले इंटरनेट पे भी हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारे इसके इसके एंगल्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पे कमेंट करें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स के बाउंड्री से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल बुली कर रहा है तो पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि स्कूल को कंप्लेन कर सकता है। जैसे मेरी बेटी के मामले में मैंने स्कूल को 2 मरतबा बाय ईमेल और तीसरी मरतबा पर्सनली जाके उसकी कंप्लेन की। क्या हम अपने बच्चे की कुछ इस हवाले से ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी काउंसलिंग कर सकते हैं कि माई चाइल्ड बिकम्स अ लिटिल मोर इक्विप्ड टू डील विद बुलिंग, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके? सबसे पहले जो मैंने बात की पेरेंटिंग की, यानी पेरेंटिंग के लाइसेंस की, उससे मुराद यही थी कि जब आप पेरेंट बनते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि आपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, आपने बच्चों की काउंसलिंग कैसे करनी है, उसको जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट में जिस भी
एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है, उसके जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं उसको वक्तन फवक्तन बताते चलना है, न सिर्फ बताते चलना है बल्कि उनको प्रोटेक्ट करके भी चलना है। स्कूल की जिम्मेदारी बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन फर्स्ट जो जिम्मेदारी आती है वो आपकी अपनी आती है। एज ए फादर, एज ए मदर, हमें हर हैसियत में जो है वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसकी ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि बुलिंग अगर आपके साथ हो रही है तो आप किस तरीके से उसको जो है वो डिनाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमें बच्चे को स्कूल भेजने से पहले बहुत लाइट मोड में जो है, अच्छा हम जब ये बात करते हैं ना कि आप बच्चे को ट्रेन करें, तो हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी 4 साल का बच्चा है, हम बच्चे को कैसे ट्रेन करें, 6 साल का बच्चा है, आप ये समझते हैं कि हम उसको कैसे ट्रेन करें। इसका मतलब है कि ड्रॉबैक बच्चे में नहीं है, ड्रॉबैक हम हमारे अपने अंदर है। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें 3 साल के बच्चे को ट्रेन कैसे करना है, हमें 6 साल के बच्चे को ट्रेन कैसे करना है, हमें 13 साल के बच्चे को ट्रेन कैसे करना है, हमें 18 साल के बच्चे को डील कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी, शरीफुल्लाह साहब एक लम्हे के लिए, अगर मैं टॉपिक से एक लम्हे के लिए डाइवर्ट हो रहा हूं, एक चीज है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस के कोर्सेज करने चाहिए ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आप हैं क्या, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके लूप होल्स क्या हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब आप सेल्फ अवेयरनेस पे जाते हैं, जब आप वो कोर्सेज करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप नेगेटिव पॉइंट्स को इस तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। हर आदमी के कुछ ना कुछ ब्लैक होल्स होते हैं जिससे उसकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि वो अपनी नजर हटा ले, और जब वो नजर हटाता जाता है हटाता जाता है हटाता जाता है तो एक स्टेज ये आती है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयां नजर आ रही होती हैं, वो अपनी खामियों को तस्लीम ही नहीं कर पाता। यही सेम चीज जो है वो हमारे साथ पेरेंटिंग केस में भी होती है। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छी बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, कर रहे हैं, हमारे जो लूप होल्स हैं वो हमें नजर ही नहीं आ रहे होते। आपके बच्चे को क्या किस वक्त कैसे हार्म कर सकता है, ये आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, ये जब होगा जब आपको ये मालूम होगा कि आपने बच्चे की परवरिश करनी कैसे। दूसरा ये कि आपको ये मालूम होगा कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो हर चीज में एक्सपर्ट हो। मैं अगर किसी 2 चीजों में एक्सपर्ट हूं तो 50 चीजों में जो है वो मुझे दूसरों की हेल्प की जरूरत होगी। हम वो हेल्प लेने से घबराते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट जो है वो बच्चों की परवरिश करें। आपको सर्कल ऐसा मेंटेन करना है, पहले अपने गिर्द सर्कल मेंटेन करें जो आपको टफ टाइम में जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, और आपकी जो स्ट्रगलिंग फेज है, आपका जो एनवायरनमेंट से लड़ने का फेज है, उसमें आपकी सपोर्ट बन के खड़े हो। जब आप अपने अंदर जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप सामने बच्चे की जो है वो बेहतर परवरिश करेंगे। मैं प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक चीज आपके सामने रखी थी कि जब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मैं इसको 4 मुख्तलिफ एंगल से देखता हूं कि पर्सनल लेवल पे चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, नेबरहुड लेवल पे, क्योंकि बच्चा अपना एक बहुत बड़ा वक्त नेबरहुड की नोटिस में आकर गुजारता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, यानी वो स्कूल, उसका मदरसा, मस्जिद, उससे जो उसका ताल्लुक है उस हवाले से। चौथा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो तमाम चीजें जो स्टेट की बाउंड्री में है। तो मेरा आपसे इस वक्त सवाल ये है, एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वॉल पे एक सजेशन पोस्ट की थी कि वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म के बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनके नादरा आईडी कार्ड पे एक रेड कलर का बैज चस्पा कर दें। उससे ये होगा कि अगर उन लोगों को, उन कल्प्रिट्स को किसी भी जगह हायर किया जाएगा, तो जब उनका कार्ड लिया जाएगा या किसी मदरसे में उनको हायर किया जाएगा, किसी बैंक में, किसी स्कूल में, किसी ऐसी जगह पे जहां पे किसी भी नौइयत के बच्चों से वास्ता पड़ता हो, तो मुझे ये बताइए क्या ये मुमकिन है और क्या ये अच्छा आइडिया है कि हम नादरा का आईडी कार्ड है उसके ऊपर उसका ये जो रिकॉर्ड है, स्पेशली हमारे यहाँ चूंकि बच्चे बहुत खतरे में, और मेरे लिए
जिस तरह मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मैं समझता हूँ कि मुझे ये भी समझना चाहिए कि किसी और का बच्चा अगर किसी लेवल के खतरे में है, तो उसको अगर इस चीज से प्रोटेक्शन मिल सकती है कि वो सेफ लोगों की कस्टडी या सराउंडिंग में हो, तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है या ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी आप समझते हैं इसको? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, कुछ कल्प्रिट्स हैं और हमें उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आपने बात की स्टेट की ज़िम्मेदारी की, तो स्टेट की तो बेतहाशा ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमारा मकसद उसको जो है वो पॉइंट आउट करना नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने ये आईडी कार्ड की, सीएनआईसी कार्ड की बात की है, उसपे कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास वो सिस्टम भी होना चाहिए कि जब आप उस बच्चे को जब उस पर्सन को आप हायर कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो उसका पूरा डेटा है। आपको शायद ज़हन में हो कि अभी जब इनिशियली हम ये बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब हम इंटरव्यू पैनल की बात करते हैं, तो हमारे पास उसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होने चाहिए, ताकि आपका पॉइंट अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें, तो हमारे पास जो है वो एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आना चाहिए कि जिस वक्त भी हम किसी की डिटेल्स मैं बीच में स्कूल मैं लेवल बीच में मैं जी बीच जी में मुखिल हो रहा हूँ। 2012 या 13 में कराची में स्पेशली तमाम जी स्कूलों को पाबंद किया गया था कि आप अपने टीचर्स की पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन करवाएं। उस सिलसिले में बिल्कुल मैंने भी अपनी वेरिफिकेशन करवाई थी, तो वहां पे मुझसे 200 रुपए मुझसे लिए और उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन का पेपर लाकर उन्होंने दे दिया और ये काम खत्म। मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपके पास पूरा होना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो है वो वर्ल्ड आपकी ग्लोबल विलेज बन गई है। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक रेपो जब आपकी बिल्डअप हो जाती है, एक अच्छी रेपो या बैड रेपो जब भी आपकी बिल्डअप हो जाती है, तो वो बहुत ही जल्दी पूरी सोसाइटी में जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। आपने जो बात की कि हम उस कार्ड में जो है वो कोई रेड पैच है, मेरा ख्याल है कि इससे क्या होगा कि हम हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नादरा के पास जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो, जैसे अभी आपने पॉइंट रेस किया कि हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गए और हमसे 200 रुपए लेके जो है वो रिपोर्ट बना के दे दी। तो इसी तरीके से हर आदमी जो है वो, हमारे यहाँ पूरे ओवरऑल सोसाइटी चेंज होने की जरूरत। जब तक हम सोसाइटी कैसे चेंज होगी, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। त्रिपुला साहब, बहुत सिंपल है किसी भी स्टेज पे आके ये कह देना कि ये चीज जो है वो हम इस सोसाइटी में रहते हुए नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मुझे जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर भी याद आ रहा है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। स्टेज पे हम सोसाइटी को ब्लेम करने के बजाय अगर अपने हिस्से का काम करते जाएं, तो मैं इस पे बिलीव रखता हूं कि एक स्टेज वो आएगी कि ये सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे होते और सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो चेंज हो जाए। जहां मेरे ऊपर बात आती है, मैं कहता हूं नहीं, सोसाइटी तो ऐसी है, मुझे मैंने कर लिया तो क्या हुआ। हमारे लिए अपनी गलतियों का बहुत अच्छा हमारे पास जो है वो रीजनिंग होती है, और सामने वाले के लिए हम फौरन जो है वो जज बन जाते हैं। आपने जो पॉइंट रेस किया कि किस तरीके से हम उसको जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम किसी अपॉइंटमेंट जिसकी हम कर रहे हैं, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। एक बहुत अच्छी सजेशन है कि अगर हम किसी स्टेज पे सीएनआईसी में कोई ऐसी जो है वो मार्किंग कर सकें, जिसपे जो है वो कोई कोड डाल सकें, कोई जो है वो पैच डाल सकें, कोई इंडिकेशन डाल सकें कि किसी भी स्टेज पे जब वो कहीं भी अप्लाई करें, तो वो पूरा जो डाटा है उनका वो जाहिर हो। असल में प्रोग्राम के अख्ताम तक हम तकरीबन पहुंच गए हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे जी, कंटिन्यू। मैं ये चाहता हूं कि आप अपना दो हिस्सों का कमेंट मुझे फॉरवर्ड करें कि रियासत को बच्चों की हिफाजत के हवाले से
इमरजेंसी में क्या काम करने चाहिए। ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि आप काफी अरसे से दरस तदरीस से भी वाबस्ता हैं, बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से और प्रोटेक्शन के हवाले से भी आप काफी एक्टिव हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो फौरी तौर पे करने के काम है स्टेट को, उनको वो जरा हाईलाइट करें। दूसरे लेवल में हमारी सोसाइटी में जो फौरी तौर पे पर्सनल लेवल पे करने के काम है, उसको जरा उसके बारे में अपना कमेंट फॉरवर्ड करें। देखिए, कुछ चीज़ों में हमें बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको इनिशियली क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करें। जब आप किसी भी बच्चे को एज अ पेरेंट क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। जब आप उसको क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है, और ट्रस्ट जो है वो उस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब वो ट्रस्ट करेगा, और सेकंड चीज, आप उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखें। हमारे यहाँ उमूमन क्या होता है कि हम एक स्टेज पे आके अगर बच्चे ने हमसे कोई बात की है, और हर बच्चा तकरीबन हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये बात अगर मैंने मामा से की है, या ये बात मैंने जो है वो पापा से की है, तो ये बात लीक आउट नहीं होगी। और हम महफिल में बैठ के वो बात जो है वो उसकी रिपीट कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपना ट्रस्ट लेवल जो है वो हमसे खत्म करके अपने गिर्द जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, उन पे करना शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक ना करें, उसको क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करें, उसे अपने से इतना क्लोज कर लें कि वो आपसे कोई भी अच्छी या बुरी बात बगैर किसी झिझक के आकर जो है वो आपसे बयान कर सके। आपकी सेकंड बात को मैं 1 मिनट के लिए रोक के, क्वेश्चन आपने जो है वो थोड़ा सा नेट इशू से पहले जो है वो एक स्क्रीन पर आया था कि क्या मोबाइल जो है वो एक कोई फैक्टर हो सकता है इस वक्त एब्यूज का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बच्चे को हम एक सर्टेन स्टेज पे मोबाइल, लैपटॉप, दूसरे गैजेट्स प्रोवाइड करके शायद ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, और हम जो है वो बिल्कुल आप फ्री हो गए। जब आप बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप उसको लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास एक चेक होना चाहिए। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जब हमें अपने जो भी मेरे फैमिली में जो है वो बच्चे हैं, जब मैं मोबाइल उनको या लैपटॉप उनको जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं एक चीज जो है वो उसमें एंटर कर देता हूँ कि वो जिस वेबसाइट को भी सर्च करेंगे, मेरे मोबाइल पे उसकी इंडिकेशन आ जाएगी। आप मुझसे बेहतर जो है वो इसको गाइड कर सकेंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ें हमारे पास इस तरीके की हैं कि जब हम बच्चे को वो प्रोवाइड करें तो उसकी इंडिकेशन जो है वो हमारे पास आती रहे, ताकि पूरा ट्रैक जो है वो हमारे पास रहे कि ये बच्चा जो है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो देख रहा है, या किन किन लोगों से। स्पेशली जो ये सोशल मीडिया का दौर है, जब आप फेसबुक और व्हाट्सएप और बाकी चीज़ों में जो है वो उसको फ्री हैंड देते हैं, तो उसके साथ साथ आपको उस पर चेक रखने की भी जरूरत है कि बच्चा जो है वो किन किन लोगों से जो है वो इंटरेक्शन, खुदा ना खास्ता कोई इनमें ऐसा तो नहीं है कि जो उसको जो है वो मिस यूज कर ले। कि स्टेट को, रियासत को, या जो हमारी सूबाई हुकूमत है या जो हमारी विफाकी हुकूमत है, फौरी तौर पे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से क्या कर सकती है? शरीफुल्लाह साहब, हमारे पास जो है वो डिफरेंट लॉज हैं। मैंने कहा हमारे पास, अगर आप आसान पीनल कोड कोड की बात करें, तो हमारे पास लॉज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में, अवेयरनेस नहीं है। इस सिलसिले में हम इनिशियली क्या कर सकते हैं कि हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो इस तरीके से लॉन्च करें कि हम अपनी सोसाइटी में जो पेरेंट बता सकें कि आपके पाकिस्तान में जो है वो कवानीन मौजूद हैं, और आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कवानीन पे जो है वो अमल दरामद कर सकते हैं। शान हैदर साहब, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं कि आपके साथ इस मौजू पे बात करते हुए मुझे महसूस होता है कि आपके साथ मजीद एक दो सेशन हो, सेग्रीगेटेड हो, बड़े प्रिसाइज हो, और सिर्फ हम चाइल्ड प्रोटेक्शन को एज अ होल डिस्कस ना करें, बल्कि हम उसके सिर्फ सीधा सीधा जो चीजें हैं वो अलग अलग डिस्कस करें।
बहुत लुत्फ मुझे महसूस हुआ आपसे दोबारा बात करते हुए काफी वक्त के बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं अपने ऑडियंस से भी ये कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे जो हमें ऑर्डर में करने के कुछ काम हैं वो ये हैं कि जब आपका बच्चा आपसे ये कहने लगे कि मुझे यहां से हार्म करने की कोशिश की गई है, तो आपने अंधों की तरह फौरी तौर पे एक्शन नहीं लेना, बल्कि आपने मेक श्योर करना है। जब या रिलेटिव है जिसके मुतालिक आपका बच्चा आपको कोई कंप्लेन करता है, तो बेहतर तरीका यह है कि आप एविडेंस से आगे बढ़ें। अमूमन ये कहा जाता है कि जब इस किस्म के मामलात को आप ब्लाइंडली अग्रेसिवली उसको लेकर चलें तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट आता है। और वो इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ एक नॉर्म्स का जो इशू है वो ये है कि जब इस किस्म के करीबी का हवाला आता है किसी मिसहैप के हवाले से, तो अमूमन उसको वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आपका बच्चा किसी कंप्लेन से आपको आगाह करता है, किसी मिसहैप से आपको आगाह करता है, तो आपको ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए, कुछ वक्त का इंतजार करना चाहिए। कुछ एविडेंस के साथ जब आप नेक्स्ट टाइम या दोबारा उसकी रिपीटेशन के बाद आगे लेकर चलेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर आएगा। दूसरी तरफ मैं ये चाहता हूं कि जो स्टेट है वो इस मामले में थोड़ा सा बेहतर तरीके से रिएक्ट करे। बच्चों के जो मिसहैप्स हैं या बच्चों के हवाले से जो अब्यूज हैं, उनको भी कोर्ट को रिक्वेस्ट करें, उनको एडवाइस करें कि वो इनको प्रायोरिटी बेस पे इन मामलात को लेकर चलें। मैं दोबारा शान हैदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड टू बी विद यू राइट नाउ फ्रॉम कराची टू सऊदी अरब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मजीद डिफरेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।